आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के सुबह सवेरे सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही आनंद मन से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो दायित्व मिला है, जो कार्य निष्पादन मिला है, उसको करने के लिए यथोचित कार्य कौशल, कला कौशल, ज्ञान कौशल आप इकट्ठा करने के लिए डेली पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपना अच्छा कार्य निष्पादन करने के लिए अपने आप को सक्षम पा रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी तो सर। जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे या सर, कोई लिख देंगे मेरी आवाज़ पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग सर। पहुंच रही है। हाँ रवि जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। कल एग्जाम है, आशीर्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा साहस दे दूंगा आपको, और जो चीज़ें आपने पिछले समय पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको कल एग्जामिनेशन के समय मदद करेंगी। आज रात को सेशन भी होगा तो उसमें मैं थोड़ा और आपको गाइडेंस करूंगा कि कैसे चीज़ों को, मनोदशा को डील करते हैं और चीज़ों को करते हैं, क्योंकि आपका सारा ज्ञान आपके मन पर है। तो उसको कैसे ठीक करना है मैं शाम को बताऊंगा। आज थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सर एक बात कहना चाहूंगा सर, अजीत सर को जरा थैंक यू बोलिएगा। हाँ जी। बहुत ही पॉइंट और बहुत ही संक्षिप्त में बहुत कुछ बता जाते हैं। वो बहुत जो अब जितना जितना पीएनबी का क्लास लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि एक दो केस स्टडी पकड़ाएगा उसमें से। जरूर जरूर आएगा, बहुत। जरूर आएगा। हाँ। और आज भी कुछ जी। इम्पोर्टेंट सवाल साझा करेंगे। हम लोग शाम को थोड़ा जल्दी से सेशन करेंगे, आप लोग साथ में रहिएगा जी। और ये भी सेशन जी। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप थोड़ा सुनते रहिए इस सेशन को। इसमें जी कुछ सर, जी क्वेश्चन सर, है। इसलिए लॉगिन हो गया हाँ, है। 15-20 मिनट का ठीक है। सेशन है ये। तो ये रिकॉल क्वेश्चन है, भले ही सब स्टाफ टू क्लरिकल का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल आपको दिशा दिखाते हैं। एक आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स को बताते हैं, जिससे आपको जो है प्रमोशन एग्जाम में तैयारी करने में मदद मिलती है। आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉल क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ टू क्लरिकल एग्जाम हुआ था 23/11/2024 को। ये एग्जामिनेशन सब स्टाफ टू क्लरिकल है। इसमें 3 एग्जाम होते हैं, 3 भाग होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 80 मिनट का जो है पूरा एग्जामिनेशन होता है। इनमें जो 40 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के होते हैं, सिंपल मैथ्स के होते हैं। और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 30 क्वेश्चन बैंकिंग के होते हैं। तो टोटल कितने हो क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बैंकिंग के होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, सॉरी, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। तो 40, 30, 70, 30, 100। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, ये बैंकिंग के सवाल डिस्कस करते हैं, क्या क्या सवाल आए। फिर आप देख लीजिएगा कि सब स्टाफ टू क्लरिकल में कैसे स्टैंडर्ड के सवाल आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ले रहा हूँ। तो ये सब स्टाफ टू क्लरिकल है। तो जो दूसरे बैंक के साथी हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी जो दूसरे बैंक के सब स्टाफ साथी हैं, वो क्लरिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उनको जो है सहायता मिलेगी सवालों का सामना करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रवि जी या राजकुमार जी पढ़िए तो इसको, क्या बोल रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए जरा क्या है। पढ़िए, माइक ऑन करके पढ़िए। बहुत छोटा दिख रहा है सामने। छोटा दिख रहा है? जी। और बड़ा कर दीजिए, आपका टच करके ऐसा खींच लीजिए, आपकी स्क्रीन में बड़ा हो जाएगा। सीबीएसई प्लेटफॉर्म पर बैंक शाखाओं में जो स्टाफ कंप्यूटर पर काम करते हैं उससे क्या कहते हैं? हम्म। जी। तो जो आप लोग के, जो आपके कैशियर या क्लर्क या जो ऑफिसर जो है काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं वैसे? रवि जी क्या बोलते हैं, संतोष जी? कुछ आइडिया आ रहा है? सीबीएस में जाके काम करते हो ना उसको। हम्म। बेंच कैसे सर हम लोग का चल रहा है अभी? हाँ हाँ, क्लाउड चल बैंकिंग से। क्लाउड चलता है सर। क्या बोलते हैं? क्लाउड सॉफ्टवेयर होता है सर। वैसे सॉफ्टवेयर नहीं, उसको जी। टेलर बोलते हैं ना, टेलर। जी टेलर। टेलर। टेलर बोलते हैं ना, है टेलर जी जी। सस्पेंड हो गया, टेलर फोर्स क्लोज कर दो, तो उसको जी क्या बोलते हैं? टेलर सीबीएस है जी। प्लेटफॉर्म पर बैंक शाखाओं में जो कर्मचारी काम करते हैं, वो जो है सीबीएस प्लेटफॉर्म पर उनको टेलर कहते हैं। और जिस टेलर है जी। सिस्टम पे काम करते हैं उसको टर्मिनल कहते हैं, है ना। जी। तो इसको क्या बोलते हैं, अभी याद आ गया ना? टेलर जी। बोल। तो ये सवाल पूछा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा। वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए
आयकर लाभ वरिष्ठ नागरिकों भारतीय निवासियों को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक के ब्याज कमाने पर कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। अगर 50,000 से ज्यादा होता है तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कौन सा फॉर्म जमा करते हैं बैंक में, उस फॉर्म का नाम पूछा है। और 15 यह एच सर। प्रावधान जो है धारा 80 टीटीए के तहत प्रदान किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट। हाँ जी। 15 एच है सर। 15 जी और 15 एच। हाँ ये है ना बात। तो ये सवाल जो है, देखो आप, ये सब स्टाफ टू है ना। राजविंदर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हैं राजविंदर जी? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं? ठंडी है आपके इलाके में? है हाँ तापमान? सर, ठंडी है। ठंडी है सर। बहुत ठंडी है। आप इतने बार अपने जगह बता चुके कि अब तो आना ही पड़ेगा है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब एनी टाइम। आना ही पड़ेगा, जरा देर लगेगी भले, है ना। हाँ बिल्कुल। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आएंगे आएंगे राजविंदर जी, आपके पास आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ सर, पर बिल्कुल। सवाल देखिए राजविंदर जी, ये ना सब स्टाफ टू क्लरिकल है, लेकिन कितना सवाल आप देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो सभी में एक जैसा ट्रेंड आता है। सवाल पूछा है, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन में जो इनकम टैक्स के लिए जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 से ऊपर, तो अगर वो टैक्स नहीं काटना चाहते हैं तो एक कौन सा फॉर्म जमा करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म जमा 15 एच। करना? 15 एच सर। 15H है। तो हाँ आप ये सुपर सीनियर सिटीजन बता दीजिए तो हमारे साथियों को, सुपर सीनियर सिटीजन कौन है? जी, 80 प्लस सर। 80 एंड अब। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को क्या है, अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 50,000 का, और 50,000 से ऊपर होता है तो टैक्स लगता है। जी। लेकिन शाखाओं में ये 15H जमा कर देंगे तो जो ब्रांच हेड हैं या शाखा हैं उसको टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ये 15H जो जमा करते हैं ये कितने साल के लिए रखना पड़ता है शाखाओं पाँच में? 5 साल। पाँच राजू? साल 5 5 साल साल। है सर। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, 7 साल, 7 साल। ठीक है, 7 साल। अभी देखिए, लीगल स्टैट्यूटरी लीगल ऑब्लिगेशन मिटिगेशन के लिए जो 15H सबमिट करते हैं उसको 7 साल तक प्रिजर्व रखें, याद रहेगा राजेंद्र जी। जी। और दूसरा जो है, जो चेक ट्रंक्शन करते हैं ना, आप चेक ट्रंक करते हैं और फिर उसको भेजते हैं क्लियरिंग के लिए, वो जो ओरिजिनल चेक है, फिजिकल चेक, उसको कितने साल के लिए रखना है राजविंदर जी? सर 10 साल उसका के तो लिए। 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सीजन ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे होता है। आप ना वो एफआईयू को रिपोर्टिंग वाला याद किए हैं, ये जो चेक वाली बात है ये लीगल मीटिंग मिटिगेशन के लिए आरबीआई के ने कहा है कि जो चेक ट्रांजेक्शन करेंगे उसका फिजिकल चेक 10 साल तक रखना है, 15H फॉर्म 7 साल तक रखना है, बाकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जो रिपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन उनको जो है 5 साल तक। 5 साल। चलिए क्लियर बहुत सर। बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अ, रवि जी, एमआईसीआर में सी का मतलब क्या है? एमआईसीआर में सी का मतलब पूछा है, देखिए इसमें मतलब फुल फॉर्म पूछा है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछा है। तो हमारे सभी साथी जानते हैं, जो सब स्टाफ टू क्लरिकल हैं वो साथी जो हैं इनको सही करके आए हैं। इसका जो फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है रवि जी, इसका फुल फॉर्म क्या है? राजकुमार जी, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पढ़ के बताइए। एमआईसीआर का जो फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें मैग्नेटिक इंक जो है, जो करेक्टर में प्रिंट होते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स में उसमें लगते हैं, ताकि जो उस चीज़ को ठीक तरीके से रीड कर पाए, और इसको एमआईसीआर को बैंकिंग इंडस्ट्री में जो उसके प्रोसेस में उसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो एक्यूरेट है, सही है, इसके लिए जो है इसकी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एमआईसीआर के बारे में फुल फॉर्म पूछा गया था, इसमें केवल सी का पूछा गया, और सी का फुल फॉर्म आप लोग जो है सब सही लिखे हैं, उसका है करेक्टर। और उसके बारे में अगर जानकारी है तो ये 9 अंक का एक कोड होता है,
और ये 9 अंक में इसमें क्या होता है, ये कोड चेक के नीचे एक काले गहरे रंग में छपा होता है ना राजविंदर जी? ये देखिए काले गहरे रंग के सेंटर में लिखा है, काले गहरे रंग में छपा होता हाँ है। जी, और हाँ जी, इसको इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? इसको इस्तेमाल करने के लिए जो क्लियरिंग सिस्टम हाउस है ना, वहां पर इसमें बैंक शाखा की पहचान करता है। चेक सेविंग का है कि नहीं पहचान करती, चेक और को पहचान करने में, उसका एक्यूरेट पहचान करने में काम करता है। चेक प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांच का पता चलता है इसके इसके से डिकोड कर लेते हैं। इसके जो पहला अक्षर है वो बैंक को बताता है, दूसरा अक्षर है उसके शाखा से जुड़ा हुआ नंबर है, और आखिरी अक्षर जो है होता है उसका चेक नंबर होता है। तो एमआईसीआर कोड का जो इस्तेमाल है वो इसमें इसलिए किया जाता है, चेक के मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड में किया जाता है। चलिए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। अटल पेंशन योजना में 18 साल से लेकर कितने साल की उम्र के भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं? अटल पेंशन 40 साल योजना में, के। तो अटल पेंशन योजना के बारे में एक मतलब ये समझ लीजिए, ये सवाल आपको ट्रेंड दे रहे हैं क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। अटल पेंशन योजना, इसका कैंपेन चल रहा है राजेंद्र जी, अभी भी चल रहा है ना अटल पेंशन योजना जी का? जी सर, अभी भी चल रहा है सर। ओके। तो अटल पेंशन योजना जो है आपको, इसलिए एक सूझबूझ जिम्मेदार बैंकर होने के नाते, जब भी कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भारतीय नागरिक आपसे टकराता है, ठीक है राजविंदर जी, हाँ जी सर। आप तो घूमते रहते हैं, जगह में जाते रहते हैं फील्ड में, तो जब भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई कस्टमर आपसे टकराता है तो आपको जरूर ये बताइए कि एक समय तक आप काम कर पाओगे, एक समय के बाद आप असक्षम हो जाओगे। उस समय के लिए अभी थोड़ा थोड़ा अगर पैसा जमा करेंगे तो 60 साल के बाद आपको जो है पेंशन मिलेगा, फिक्स पेंशन रहेगा मिनिमम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा खाते में जमा करते हुए चलिए, और फिर उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा जो उस समय काम आएगा जिस समय हम काम करने योग्य नहीं होंगे या हमारे पास काम नहीं होगा। तो अटल पेंशन योजना का उम्र जो है 18 से लेके 40 वर्ष के बीच में भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा देखिए तो पढ़िए तो राजविंदर जी, क्या लिखा है, सवाल दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। हम्म, हाँ जी पढ़िए। सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हाँ। पीएमएसबीवाई के तहत आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलती है। वही स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इसे योजना के तहत सालाना सालाना प्रीमियम रुपये कितना है? 20 रुपए ₹20। है ना सर? हाँ जी। बहुत बढ़िया, तो सवाल सीधा है, लेकिन आजकल एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल दे रहा है, थोड़ा पढ़ने में वक्त लगेगा करके, है ना? तो जी हालांकि सवाल सीधा पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है, कितना प्रीमियम है? ₹20। 20 रुपया पर सब्सक्राइबर पर एनम। इसकी जो पीरियड चालू होता है 1 जून से लेकर 31 मई तक। इसके लिए खाते सेविंग खाता में उसका रजिस्ट्रेशन लिंक्ड होना जरूरी है। और ये 20 रुपये जो है डेबिट होके इसके प्रीमियम में चला जाता है। अगर दुर्घटना के कारण डेथ हो जाती है तो 2 लाख मिलता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख, और पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख। और जो 20 रुपया प्रीमियम है, इस प्रीमियम का कितना रुपए इंश्योरेंस कंपनी को जाता है राजविंदर जी? मेरे ₹18। ख्याल से 7 रुपए। ₹18 सर। 18 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, और 2 रुपये कहाँ जाता है? ₹1 बैंक। बीसी को, ₹1 बैंक को सर। 1 रुपये बीसी को जाता है और 1 रुपये बैंक को जाता है। अगर डायरेक्ट आ गया आपके पास कस्टमर तो ₹2 बैंक को मिल जाता है सर। बहुत बहुत गजब के है राजकुमार। अगर डायरेक्ट बीसी आ गया, नहीं डायरेक्ट वो बैंक आ गया, बीसी के माध्यम से नहीं आया, तो 1 रुपया उसको कस्टमर को लौटा देना चाहिए, ये नियम बोलता है। ये अलग बात है कि राजकुमार सही बोल रहा है, रख लेता है बैंक, है ना? लेकिन उसको कायदे से क्या करना चाहिए, उसको लौटा देना चाहिए कस्टमर, बताना चाहिए। ऐसा पॉलिसी में लिखा है। चलिए, बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सरकारी बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है? मतलब टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का
टारगेट जो है डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना है? तो कोई साथी बताएंगे प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट कितना रखा गया है? 40 कितना सर? बैंकों को अपने कामकाज के अलावा सरकार द्वारा तय किए गए कुछ क्षेत्र में लक्ष्य हाँ, हासिल करना जरूरी है। इसके लिए सरकार जो है प्रियरिटी सेक्टर के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लक्ष्य जो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के आधार पर तय किए गए हैं। और कुछ सेक्टर को प्रियरिटी सेक्टर घोषित किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वीकर सेक्शन है। तो ये प्रियरिटी सेक्टर में टोटल प्रियरिटी सेक्टर का जो लक्ष्य रखा गया है, जैसे कि हमारे सभी साथी कह रहे हैं, ये कितना है? 40। 40% ऑफ एनबीसी आर सीओबी ई विच एवर इज हायर। और एक 75% भी होता है, एक 75% भी जी, होता आरआरबी में है। सर। वो किसका होता है? आरआरबी का सर। आरआरबी का। बढ़िया, अच्छा जानकारी है आपको। तो वो आरआरबी का होता है। तो ये सवाल देखिए, यहाँ पर हमारे साथी ने हिंदी में सवाल भेजा है। तो वहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जब कोई ग्राहक बैंक में लॉकर की सेवाएं लेता है तो बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध क्या बन जाता है, ये लिखा है। तो लॉकर के केस में बैंकर और कस्टमर का रिलेशन क्या बनता है? तो राजविंदर जी, ये जो लॉकर दिख रहा है पीछे, ये बड़ा लॉकर है ना, साइज इसका बड़ा लॉकर है, लार्ज लॉकर साइज दिख रहा है। वैसे 3 कैटेगरी में लॉकर होते हैं। तो जब कोई ग्राहक जो है बैंक में लॉकर लेता है तो क्या संबंध बनता है राजकुमार? सर भूल रहे हैं, याद है लेकिन भूल रहे हैं सर। भूल गए, कोई बात नहीं। चाय पिलानी पड़ेगी सबको, देखो कितना, आज तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, 10-12 लोग हैं, 10-12 चाय ऑर्डर करो, है ना? तो बढ़िया, सब लोग जो है चाय पियेंगे सुबह सुबह। चलिए, तो जब भी जो ग्राहक का जो है लॉकर की सुविधा लेता है तो उसको लेजर और लेजी का संबंध होता है। जी। बैंक लेजर हो जाएगा और कस्टमर जो है कस्टमर लेजी हो सर्विस। जाएगा। तो ये याद रहेगा आप राजकुमार? क्या था सर? लेजर लेजी। कोई बात नहीं, सामने ऑप्शन होता तो शायद आप सही बना लेते, है ना? जी। वहाँ तो ऑप्शन रहेगा ना, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप तो वहाँ सही कर ही लोगे। फिर भी अच्छा है, पढ़ते रहने से ऐसे याद आएगा। अच्छा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी की प्रक्रिया हर साल कितने साल में एक बार करानी होती है? ग्राहकों को 3 कैटेगरी के रिस्क में बांटा जाता है। एक लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। और कैटेगरी के आधार पर उनको री केवाईसी सबमिट करनी पड़ती है कुछ फ्रीक्वेंसी में। तो हमारे सभी साथी इस सवाल का जवाब जानते हैं। अब हम जी। राजकुमार से पूछते हैं। राजकुमार बताओ 8। तो। 8 साल है सर। 8 साल में क्या करना है राजकुमार, 8 आठ साल साल मुझे वैसे करवाना है सर कस्टमर को। हाँ, तो कस्टमर को कैसे करोगे आप? सूचना दोगे, एसएमएस जाएगा कि आपका केवाईसी जमा करिए, और नहीं उसको सर, अगर संबंध मान दो। लीजिए नहीं जमा करता है तो सर नोटिस भेजते हैं सर ना। नोटिस भेजते हैं और फिर पार्सली फ्रीज करते हैं जी। 3-3 महीने के नोटिस के बाद। जी। फिर 3-3 महीने के नोटिस के बाद कंप्लीट फ्रीज करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो उसमें कंप्लीट फ्रीज होता है तो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा, है ना? जी। यहाँ पर जो है लो रिस्क में 10 साल के अंदर एक बार केवाईसी जमा करनी है, मीडियम रिस्क में 8 साल में, और 8 साल हाई और रिस्क हाई रिस्क में 2 साल। 2 साल। तो साधारणतः एक सरल तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल खाता है तो उसको लो रिस्क में रखा जाता है, गवर्नमेंट खाता है लो रिस्क में रखा जाता है, जो बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं उनको मीडियम रिस्क में रखा जाता है, और जो वॉलेटाइल मार्केट में जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, क्लब है, इनको हाई रिस्क में रखा जाता है। एनआरआई है, ये सारे को हाई रिस्क में रखा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर जी। 8 साल में एक बार केवाईसी सबमिट करनी है। और ये जो जोखिम को कैटेगराइज करने की प्रक्रिया कितने समय में करनी होती है बैंक के अधिकारी को? जैसे हमारे राजविंदर जी ब्रांच मैनेजर हैं, तो आपकी क्या जवाबदारी है? किसी ग्राहक की जोखिम निर्धारण कितने कितने महीने में करनी है राजविंदर जी? हाँ जी सर। कोई 6 महीने कस्टमर। में। छह अच्छा। महीने में। हम्म। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण है कि मान लीजिए हमारे राजविंदर जी एक ग्राहक का खाता खोले हैं, अभी वो किसान है, तो वो लो रिस्क में होगा। ठीक है, किसान है, खेती बाड़ी करता है, लेकिन अचानक 6 महीने बाद उसने बिजनेस करना चालू कर दिया। तो अब बिजनेस करना चालू कर दिया, और उसने
जो है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो लो रिस्क में ही रहेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में चालू कर दिया, कंपनी में चालू कर दिया, तो मीडियम रिस्क में आएगा। इसीलिए इसको कैटेगराइज करना रहता है। हमारी एक केवाईसी के 4 पिलर में से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बैंक को करना होता है। एक है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, रिस्क क्लासिफिकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये काम अनवरत तरीके से करना होता है और आपको इसको रिपोर्टिंग करनी होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी फॉर्म नहीं, फॉर्म की मतलब किसी फॉर्म की सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक वैल्यू 8 लाख है, मार्जिन 25% है, तो उसका ड्राइंग पावर क्या होगा? हाँ राजविंदर जी, क्या होगा ये देखिए, ये सवाल सब स्टाफ टू क्लरिकल में पूछ लिया। इसका होगा सर पॉइंट 5 लाख आठ निकल लाख जाएगा सर। 175। पाँच, हाँ 25 × 200, 6 लाख हो जाएगा सर। 5 लाख निकल जाएगा। 6 लाख हो जाएगा। जी। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे राजविंदर जी बता रहे हैं 8 लाख का स्टॉक है, तो स्टॉक में मार्जिन निकालेंगे 25%, तो 8 लाख का 25% कितना होगा बताइए? दो 2 लाख लाख होगा। जी। तो 2 लाख, 2 लाख मार्जिन है, तो 8 लाख स्टॉक में से दो, 8 लाख स्टॉक का वैल्यू है, तो 2 लाख रुपया बरोबर देगा और 6 लाख रुपया बैंक दे सकती है, क्योंकि जी। मार्जिन 25% है। तो राजविंदर जी 2 लाख रुपया बरोबर देगा और 6 लाख रुपया बैंक देगा। अब चूंकि बैंक ने उसको 5 लाख सेंक्शन नहीं दिया है, तो 6 लाख कहाँ से देगा? 5 लाख नहीं सर, 5 लाख निकलेगा। सेंक्शन 5 ही लाख, तो 5 ही लाख निकलेगा ना सर। 5 ही लाख। आठ में। ठीक है, तो ये सरल तो तरीके से समझ गए कि जी। स्टॉक वैल्यू है 8 लाख, 25% मार्जिन है, तो हम 25% निकाल लेते हैं 8 लाख का, 2 लाख। इसका मतलब ये है कि 8 लाख के स्टॉक में से 2 लाख कस्टमर देगा, 6 लाख बैंक दे सकता है। लेकिन जी। बैंक 6 लाख दे सकता है, लेकिन चूंकि सैंक्शन लिमिट ही 5 लाख है, इसलिए वो 5 लाख है, 5 लाख इसलिए देगा, 5 ही लाख में। 5 ही लाख निकाल सकता है। ये अच्छा समझे हो ये, लेकिन सवाल हायर स्केल में पूछना चाहिए, है ना राजविंदर जी? ये सब स्टाफ टू क्लरिकल में पूछ लिया। सब स्टाफ टू क्लरिकल में पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी स्कीम्स जो सोने में निवेश करने का एक सरकारी विकल्प है। यह योजना भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इस योजना के अंतर्गत सोने की न्यूनतम खरीदी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के द्वारा कितनी की जा सकती है? इंडिविजुअल कितना खरीद सकता है राजकुमार जी? 500 ग्राम। नहीं। 500 ग्राम। मिनिमम कितने ग्राम सोना खरीद सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में? 5 ग्राम। मिनिमम 1 ग्राम, 1 ग्राम होता। है ना? मिनिमम जो है, मिनिमम गोल्ड जो है कितना कर सकता है? 1 ग्राम। एक 1 ग्राम। और मैक्सिमम? 400 ग्राम। नहीं सॉरी, 4 हजार। मैक्सिमम 4 किलोग्राम। चार ठीक है, ग्राम तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा है जिसमें कि मतलब सोना खरीदते हैं हम लोग, फिजिकल सोना घर में रखते हैं, बहुत रिस्क रहता है, तो सरकार बोलता है सोने में निवेश करो, उसी रेट से मैं पैसा दूंगा और ब्याज भी दूंगा। पेपरलेस गोल्ड है ये, है ना? तो पेपर वाला, सॉरी, पेपर गोल्ड है। तो आप क्या करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे 1 ग्राम, और मैक्सिमम जो है 4 किलोग्राम, और अगर ट्रस्ट आता है तो 20 केजी होता है, 20 केजी तक ले सकते हो। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जैसे मान लीजिए आज की तारीख पर ये जो इसका इशू जारी होता है टाइम पीरियड में, तो उस समय जो गोल्ड का रेट होगा, मान लीजिए आज की तारीख पर 6,400 का रेट है, तो उसमें आप खरीदोगे 6,400 में। और ये क्या होगा, 8 साल के बाद मैच्योर होगा, तो उस समय जो रेट चल रहा होगा उसी रेट पर मिलेगा। और जब तक ये रहेगा तब तक कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलता है राजविंदर जी? सर। 2.50% के आधार पर उसका इंटरेस्ट मिलता है। सुमन जी नमस्ते कर रहे हैं, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कस्टमर आईडी में कितनी संख्याएं होती हैं? सीआईएफ में कितने संख्या होते हैं बताइए राजविंदर जी? आपके सीआईएफ में कितने नंबर होते हैं? 11 सर। 11। 11 नंबर होते हैं। और कोई हाँ जी। साथी अपने बैंक का? 11 ही होता है सर। 11 होता है। जी। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल बैंक के क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, तो ये आपके बैंक में आएगा तो 11 लिख देना आप। तो ये चूंकि स्पेसिफिक था कि सीआईएफ में आईडी में कितनी संख्याएं होंगी, तो जिनका जितना है उतना लिखिएगा। ठीक है, जी।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य बैंक नहीं करती? बैंक एटीएम जारी करती है, बैंक चेकबुक जारी करती है, बैंक जो है वित्त डेबिट कार्ड जारी करना है। और भी चीजें करती है, लेकिन किसी भी ग्राहक को किसी का बैलेंस बता देंगे, तो कौन सा काम नहीं नहीं? बता सकते, हम्म? बैलेंस नहीं बता सकते हैं दूसरे को दूसरे से। हाँ, तो ये काम नहीं करती है, किसी भी ग्राहक को किसी का बैलेंस नहीं बता सकती, ये काम बैंक को नहीं करना है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं राजेंद्र जी? राइट टू प्राइवेसी। गोपनीयता। राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी। ग्राहक के कुछ 5 अधिकार होते हैं राजविंदर जी, ग्राहक के क्या अधिकार हैं बताइए? एक आध अधिकार याद आ रहा है, जिसमें कि अभी एक अधिकार तो यही है राजविंदर जी। हाँ जी सर। ग्राहक के 5 अधिकार हैं हाँ जी सर। हाँ जी। और आपकी ड्यूटी है, ये दोनों तो बिल्कुल आनी चाहिए। ग्राहक के 5 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, मतलब ग्राहक हाँ। के खातों की जानकारी या उसकी सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं, हमें किसी को नहीं बतानी है। दूसरा होता है राइट टू ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ चीज़ें रखनी है, राइट टू ट्रांसपेरेंसी। तीसरा है राइट टू फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग मतलब सबको साथ फेयर डीलिंग करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। और चौथा है राइट टू सुटेबिलिटी। राइट टू सुटेबिलिटी का मतलब जो व्यक्ति जिसके योग्य है वही खाता ऑफर किया जाए, माइनर है तो माइनर का खाता दिया जाए, इस तरह का। और पांचवा राइट टू रिजॉल्व द इशू रेज बाय द कस्टमर, जिसको ग्रीवेंस रिडेशल बोलते हैं। अगर कोई कस्टमर कोई बात कहता है तो उसको सुनिए और उसको रिजॉल्व करिए। तो ये 5 चीज़ें हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू फेयर डीलिंग, और ये राइट टू रिजॉल्व द इशू। तो ये 5 जो है इसके राइट्स हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगर कोई ग्राहक कितने साल तक लेन देन नहीं करता तो उसका पैसा डीप अकाउंट में चला जाता है? हम्म? 10 साल। 5 साल? 5 साल में 10। करता है? 10 साल। 10 साल। 10 साल में। सर। और इनऑपरेटिव कितने साल में हो जाता है? 2 साल का। 2 साल तक दो लेन देन साल नहीं करता है तो जी। इनऑपरेटिव हो जाता है। और डीप में चला गया तो वापस आता है कि नहीं? जी सर, यस आता है सर। सर। आ जाता है। कितने साल में आता है डीप में? अगर कोई आवेदन किए तो, अभी जैसे कोई कस्टमर आ गया तो और बोला मेरा पैसा दो, मेरा पैसा था आपके 50 पास, डे में सर। है? 15 दिन 50 में डे। सर वो दे देते, आ जाता है सर पैसा। हालांकि बैंक तो उसको सैलरी से डेबिट करके दे देते हैं। जब पैसा आता है तो सैलरी मैनेज कर लेते हैं। हम्म, ये सही बात बताई। अच्छा, आपने देखा है ना राजविंदर जी, ये ऐसे जैसे पैसे चला जाता है ना तो पहला शिकायत आता है कि मेरा पैसा बैंक मैनेजर कहाँ पर लेके आ गया सर। खाता बंद कर दिया, बोले कहाँ चला गया, ऐसे शिकायत आते हैं। तो आप लोग उसको संवेदना से लीजिएगा, उनको समझाइएगा भाई ये आरबीआई में चला गया, सुरक्षित है, आप आवेदन करिए, आप केवाईसी दीजिए, आपके खाते को हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के इमिडिएटली जो है खाता जो है, आज एप्लीकेशन किया उसके अगले दिन जमा हो जाना चाहिए। फिर आप उसको जो है क्लेम फॉर्म में भर के आरबीआई से क्लेम करोगे। आरबीआई का विंडो 10 तारीख तक ओपन रहता है मंथ क्लोजिंग के बाद, फिर उसको क्लेम मिलता है आपके कंट्रोलिंग ऑफिस से, फिर आप उसको अपना नॉमिनल एडजस्ट करते हो। ठीक है, चलिए। डीआईसी जीसी योजना के अंतर्गत ग्राहकों के जमा राशि पर बीमा का कवरेज कितना होता है? कितना बीमा कवरेज 5 लाख। होता है? 5 5 लाख। लाख। 5 लाख होता है। 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक होता है। जी। और ये सभी बैंकों के लिए मैंडेटरी है कि जो ग्राहकों के जो जमा है उनको सुरक्षित रखना है, उनको कवरेज देना है। और ये कवरेज जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इसमें जो प्रीमियम है वो 12 पैसा प्रति सैकड़ा है, इसको बैंक पे करती है। इंटायर जो प्रीमियम है बैंक बॉन्ड करती है। और इसको साल भर में 2 बार देते हैं, 6 माही स्तर पर देते हैं। और अगर कोई भी ऐसा क्लेम आ जाता है तो उसको फिर 60 डेज के अंदर सेटल करना होता है। बंधक के रूप में प्रभारित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता के द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों में किया जाता है? राजविंदर जी, ये सवाल समझ में आया आपको? असेट्स की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ। बैंक के रूप में नहीं नहीं, जो बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी रहता है ना, उसका हाँ जी। वैल्यूएशन कितने साल में किया जाता है? 3 साल सर। हाँ जी। 3 साल। 3 साल। 3 साल, हाँ, इसमें उत्तर नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ, उत्तर नहीं आया। 3 साल में किया जाता है उसका, जो है 3 साल में किया जाता है। 3 साल में जो है वैल्यूएशन उसकी वैलिडिटी होती है। 3 साल के बाद जो है उसकी वैल्यूएशन का जो रिपोर्ट है वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है। सर चलिए। एक डाउट है। सर हाँ। एक डाउट है। हम्म। इसमें 3 साल में होता है? 3 साल में
TIR जो हम प्रॉपर्टी की जो टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी हर 3 साल में होती है। नहीं, वो तो क्या है, वो 1 साल तक वैलिड होती है, जो LSR रिपोर्ट बोल रहे हैं ना। नहीं, जैसे हमने कोई वैल्यूएशन ली, कोई प्रॉपर्टी ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी ली, और उसकी TIR हुई ना, जैसे टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई, 13 साल का रिकॉर्ड जो सर्च हुआ, हाँ। उसके बाद उसको हर 3 साल में करना होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी आपने लोन दिया, हाँ जी, हाँ जी। अभी लोन सैंक्शन किया तो अभी LSR रिपोर्ट ले लिए, ठीक है। हम्म। लेकिन अब जब अगली बार एनहांसमेंट होगा तो फिर LSR रिपोर्ट लेंगे। हाँ, इन्हांसमेंट तो चाहिए, पर ऐसे नॉर्मल अगर उसी नॉर्मल स्टेबल। नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। वैल्यूएशन की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक ओके। है। अगर थैंक यू यही सर। सवाल ऐसा पूछता कि जो हमारे पास एसेट्स है उसका इंस्पेक्शन कितने में करना है कोलेटरल सिक्योरिटी का, तो प्रतिवर्ष आता। लेकिन यहाँ पर लिखा है वैल्यूएशन करना है, तो ये 3 साल में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लोक अदालत द्वारा निपटाई जा सकने वाली अधिकतम दावा राशि कितनी है? तो लोक अदालत में कितने रुपए तक का केस सेटल किया जा सकता है, अंजलि बताइए। 20 लाख तक सर। 20 लाख? ये राजकुमार तो आज कौन सी चक्की का आटा खा के आए हो भाई, हैं? बहुत बढ़िया। सर मध्यांचल के भी क्लास करवा दीजिए सर। किसके लिए? मध्यांचल का नाम बैंक सर। मध्यांचल अभी होगा, अभी तो शुरुआत होगा, तो पढ़ते चलिए, है ना। जी जी। कुछ लोग और आ जाएं, है ना। तो जी। लोक अदालत में अधिकतम 20 लाख रुपए तक के दावा सेटल किए जा सकते हैं, क्लेम सेटल किए जा सकते हैं। ये है छोटे BSBDA अकाउंट में आईडी और पते का प्रमाण पत्र जो है का प्रूफ जो है कितने महीनों के अंदर बैंक में जमा किया जाना चाहिए? तो जो 12 महीने सर। हाँ, स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उनमें एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ कितने समय में जमा करना है? 12 मंथ में जमा करना है। और अगर 12 महीने में जमा नहीं कर पाया, लेकिन ये बता दिया कि मैंने अप्लाई किया है कहीं पर ये ID कार्ड, तो और कितने महीने बढ़ जाता है? 12 महीने हो। 12 महीने सर। 12 महीने और। तो सवाल देख के जवाब देना है। यहाँ तो सवाल सीधा पूछा कितने महीने के अंदर जमा करना है, तो 12 महीने। 12 महीने के अंदर जमा नहीं किया तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। लेकिन अगर 12 महीने के अंदर ये लिख दिया कि मैंने जो है वहाँ पर अप्लाई किया है ये सारे जारी करने के लिए, तो हम लोग उसको एक 12 महीना और बढ़ा देंगे। तो आज ये 15 सवाल थे, 30 सवाल आए, लेकिन 15 सवाल साथी ने साझा किया, तो 15 सवाल हम आपके यहाँ पर डिस्कस किए हैं। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत से न बदला जाए। अगर मान मान लीजिए आपके पास कुछ प्लान है, तो केवल केवल आपके विशेष हैं, इरादे हैं, अगर उसको कड़ी मेहनत किया जाए, जब संभाल के पढ़ा जाए, जैसे कि राजविंदर जी देखिए, जब स्क्रीन लिंक जाता है तो जुड़ जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सेशन, है ना राजविंदर जी। जी सर, तो नॉलेज लेना चाहिए सर। बैंक में तो हर दिन नॉलेज की जरूरत है। कोई भी जरूरत, कस्टमर को आ जाएगा, क्या पूछ लेगा, कोई पता नहीं। सही बात है। तो कड़ी मेहनत करना जरूरी है। और आप 5 मिनट से ज़्यादा सीरियस ना रहा करिए, क्योंकि आप संसार में ICU में नहीं। ICU में जाने से ऐसे कैसे लगता है, अरे बाप रे यार, एक जगह ऐसा है जहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती, वो है ICU, है ना राजविंदर जी। जी नहीं, बिल्कुल तो सर। आप जैसे ब्रांच में बैठे हो, कभी ऐसा सीरियस आए ना, तो आप थोड़ा कुर्सी से उठ के इधर उधर घूम के आ जाइए, क्योंकि अ, आपको बहुत सरवाइव करना है, बहुत सारे लोगों की आशा आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना है। और चीज़ें ऐसी आती हैं, स्ट्रेस चैलेंजिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। अपना उसके लिए कला कौशल इकट्ठा करिए, चुनौतियां हैं तो आपको जो है उसके लिए कला कौशल जो है इकट्ठा करना ही पड़ेगा। और आज का सेशन कैसा लगा, जरा फीडबैक बताइए। राजकुमार जी। जी बढ़िया लगा सर। सुबह सुबह उठे तो देखे कि लिंक आ रहा सर, तो ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छा लगा सर। ओके, सर, बहुत ये बढ़िया। जो आप विचार लाते हैं ना, एक जो विचार लाते हैं, ये जो 5 मिनट जी। से ज्यादा, ये जो बहुत अंदर तक जाते हैं, मतलब जो दो चार जो भी हम 5 मिनट शाम के को। बाद बीच में भी, लेकिन ये जो आप बताते हैं ना, ये कहाँ मिल पाएगा सर? बहुत बढ़िया। तो हम लोग ना बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमें एक मौका मिला है कि हम जन सामान्य के लिए, देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी आजीविका, उनकी आय, उनके जीवन शैली में मदद करने के लिए हमारे माध्यम से जो है चीज़ों को दे सकते हैं लास्ट माइल तक। उसके लिए ज्ञान कौशल की ज़रूरत है, अच्छे भाव की ज़रूरत है, और एक कर्तव्य और सेवा के साथ जो है एक समर्पण आ जाए, तो आप जो सही ज्ञान कौशल के साथ सही आदमी को सही फायदा पहुंचाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, और यही काम करना है, इसी के लिए आपको ये जिम्मेदारी मिली है। मैं तो कहूँगा
युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और हमारे साथी तो सुबह शाम ऐसे पढ़ रहे हैं, उनका प्रयास बता रहा है कि जब भी एग्जामिनेशन होगा उसमें सबसे आगे होंगे, उसमें सबसे आगे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को वाह तोड़ा वाह सर, वाह वाह या वाह तो वाह। रण को छोड़कर भागे होंगे। तो आप लोग सुबह शाम पढ़ते हैं, और मैं तो पहले से बता भी नहीं पाता हूँ आपको कि ये क्लास करना है, लेकिन क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मतलब आप आगे आगे चलते हो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, है ना। जब मौका मिले देता हूँ, कोई बात नहीं, जितने साथी देख पाते हैं वो पढ़ते हैं, जितने साथी नहीं देख पाते हैं वो शायद बाद में पढ़ते होंगे, है ना। चलिए, तो आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर शाम को मिलेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके। पंजाब नेशनल बैंक का कल एग्जामिनेशन है। सर आज भी देखिए, आज भी एग्जामिनेशन है बोंगिया ग्रामीण बैंक का। वो भी सवाल थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, क्योंकि 8 बजे से एग्जाम चालू हो गया है। 11 बजे उन लोग साथी निकल जाएंगे, फिर उनके भी सवाल सब साए साए आ जाएंगे हमारे पास। और फिर हम लोग ऐसे सवालों पे चर्चा करते रहेंगे और अपने जो है ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। और आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सर, सफलता की कामना क्वेश्चन करते हैं। था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक है सर। सर, एक क्वेश्चन था कि बीएसबीडीए अकाउंट में माइनर जो होता है 10 से 18 साल के अंदर का, क्या हम्म। वो एटीएम और बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लिए एलिजिबल होता है क्या? यस यस, मोबाइल बैंकिंग नहीं, एटीएम ले सकता है। एटीएम ले सकते? एटीएम ले सकता है विथ और ये रिस्ट्रिक्शन। सर एसबी अकाउंट में? एटीएम ले सकता है। मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई वगैरह उसमें ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। बाकी एटीएम से ले सकता है, विद रिस्ट्रिक्शन रहता है उसमें, 5,000 का रिस्ट्रिक्शन ट्रांजेक्शन का। सर, उसके लिए अकाउंट है तो एसबी होना चाहिए या पीएमएडीवाई? दोनों चलेगा, पीएमजेडीवाई में भी। लेकिन हाँ, माइनर के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, जो माइनर अकाउंट का, उसके लिए एसबी अकाउंट होना चाहिए। जी। ठीक है, एसबी अकाउंट होना चाहिए। और 10 से 18 साल का मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ, 10 से 18 साल का, उसमें एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं, एसबी अकाउंट। ठीक है। सर, पीएमजेडीवाई में भी हम लोग का बैंक में कर दे रहा है सर। बोल सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा लिखा नहीं है सर्कुलर में। पीएमजेडीवाई अकाउंट के ओके। उसके फीचर देखिए, कि भारत का हर एक नागरिक आखिरी घर के आखिरी दरवाजे पर जो व्यक्ति है उसका बैंक में खाता होना चाहिए। कहीं रिस्ट्रिक्शन है क्या? ठीक है, ये प्रैक्टिकल ओके एक्सपेक्ट सर, है। थैंक यू। आप उसको पढ़िए, उसको खोलिए, उनको बैंक का खाता दीजिए, उनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं, उनको करिए, और 12 महीने के अंदर उनका केवाईसी अपडेट करके उसको नॉर्मल अकाउंट में या उसी अकाउंट में भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। क्या? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। तो आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। बढ़िया से बैंक जाइए, आनंद मन से काम करिए और उत्साह के साथ आइए। फिर हम लोग जो है फिर सीखेंगे, शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन। नमस्कार। सर नमस्ते, नमस्ते सर।